6553 ये फेट है। एज यूजुअल कोविड के बाद का है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है ये, लेकिन आई थिंक दैट इज ओके। हम बस प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी एच, ठीक है, लाइन की इक्वेशन दी हुई है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं ऑफ ए लाइन पैरेलल टू लाइन ए बी। ठीक है, पहला काम करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो इस फॉर्म में लिखना है। पहले टर्म में प्रॉब्लम है, 2 को कॉमन लेके नीचे एडजस्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 अपॉन 2 कॉमन लिया है तो नीचे रह जाएगा फिक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी y प्लस 2 लिखा हुआ है, y प्लस 2 का मतलब y माइनस 2 अपॉन 2 एंड थर्ड टर्म इज ऑल राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। डिनोमिनेटर में 6 2 3 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। हमें डायरेक्शन रेशियो नहीं निकालने हैं, हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो इन तीनों नंबर्स को किससे डिवाइड कर दोगे, रूट 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, तीनों को डिवाइड कर दोगे। आगे चलते हैं। इंटीग्रेट करना है इसको, dx अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर का टर्म निगेटिव है, कौन सा फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, राइट। ऑल यू हैव टू डू इज डिनोमिनेटर में स्क्वायर को कंप्लीट करना है। रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, पहले तो रूट के अंदर माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए तभी आप स्क्वायर बना पाओगे। और फिर इसको क्या चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x का मतलब क्या है, -2 इंटू एक्स इंटू 2, राइट। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको 2 स्क्वायर ऐड करना है और 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया बैलेंस करने के लिए। तो ये हो जाएगा रूट माइनस, ब्रैकेट में पहला टर्म क्या बना, x माइनस 2 का स्क्वायर और ये है -4। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, ठीक है। ये माइनस की वजह से देख लेना, यहाँ पे फिली मिस्टेक ना हो जाए। तो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करने के टाइम पे तो ये हो जाएगा dx अपॉन रूट 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 टी पुट करूं या बिना उसके ही कर ले, x माइनस 2 टी रखोगे dx इक्वल टू dt आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बचा क्या बना, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स टी अपॉन ए, राइट। तो आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स, और टी की फिर वैल्यू वापस रख दोगे तो x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो रूट के अंदर जब भी आपको क्वाड्रेटिक दिखे यू हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, पीए दिया है, पीबी दिया है, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये दिया हुआ है। और चेक क्या करना है, क्या इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट कब होती है इवेंट्स, जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाए, पीए इंटू पीबी, राइट। तो ये दो वैल्यूज निकाल लो, पीए इंटू पीबी तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्योंकि पीए एंड पीबी दोनों दिए हुए हैं। पीए इज 1/2 एंड पीबी इज 7/12, तो ये हो गया 7/24। अब बात आती है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालें, और उसके लिए ये दिया हुआ है। तो 1/4 इक्वल टू पी ऑफ ए बार यूनियन बी बार। ए बार का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ओके। और
कॉम्प्लीमेंट के बीच में यूनियन लगा हुआ है, क्या लगाओगे, डे मॉर्गन्स लॉ, और वो क्या हो जाएगा, ए इधर पे यूनियन है तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मींस ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा, यहां से ये लेफ्ट में आएगा 1/4 राइट में, तो 1 माइनस 1/4 मीन्स 3/4। तो ये प्रोबेबिलिटी आ रही है 3/4 और ये आ रही है 7/24 एंड दीज वैल्यूज आर नॉट इक्वल, so these events are not independent. Okay? टू मार्क्स में भी इंटरनल चॉइस है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर बी, ये 3 का बी, ए बॉक्स B1 contains 1 white ball and 3 red balls. Another box B2, तो दो बॉक्स में, एक B1 है, इसमें 1 इस बात में कर लेते हैं, तो ये बॉक्स B1 है एंड बॉक्स B1 में 1 white एंड 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, टोटल 4 बॉल्स है। Another box B2 contains 2 white and 3 red. 2 white, 3 red. If one ball is drawn at random from each of the boxes B1 and B2, then find the probability that 2 balls drawn are of the same color. ठीक है, एक बॉल इससे निकाली है, एक बॉल इससे निकाली है, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, दोनों बॉल जो है सेम कलर की हैं। सेम कलर का मतलब या तो दोनों व्हाइट हो या दोनों रेड हो, बिकॉज दो ही कलर प्रेजेंट है, राइट। तो बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बोथ व्हाइट और बोथ रेड, राइट। सेम कलर का यही मतलब हुआ, दो केसेस हैं, या तो दोनों व्हाइट हो या दोनों रेड हो, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ व्हाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड। बोथ व्हाइट का मतलब पहले पे व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई दूसरे पे व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाइड, इज इट क्लियर है ना। पहली व्हाइट एंड B1 से व्हाइट एंड B2 से भी व्हाइट, एंड लगा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आई थिंक अब तो हो गया फॉर, राइट। तो ये हो जाएगा 1/4, बोथ व्हाइट का मतलब 1/4 इंटू 2/5 प्लस बोथ रेड, तो पहले से रेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 और दूसरे से रेड की प्रोबेबिलिटी है 3/5, तो 2 + 9 11/20, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो जनरल सॉल्यूशन निकालना है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx इक्वल टू e⁻x - y प्लस x² e⁻−y। e⁻y से डिवाइड करोगे, ओके है ना। तो थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम है, e⁻y कॉमन लो, e⁻−y कॉमन लोगे तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, अभी सेपरेट नहीं हो रहे हैं वेरिएबल, लेकिन e⁻−y कॉमन लेने पे हो जाएंगे। तो e⁻−y कॉमन लिया, यहां पे क्या बचा, e⁻x प्लस x², तो ये dy/dx के इक्वल है, y को लेफ्ट में ले आओ, तो e⁻y dy इक्वल टू e⁻x प्लस x² dx। अब तो बस इंटीग्रेट कर देना है, इजी है, ठीक है। लेकिन यस, ये थोड़ा सा वैसा स्टेप था जो एकदम से क्लिक नहीं करेगा, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है।
होमोजीनियस है नहीं, लीनियर कहीं से लग नहीं रही है, क्योंकि डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म भी नहीं बनेगा, एंड डी एक्स डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू फॉर्म भी नहीं बनेगा, तो फिर वही रह जाता है वेरिएबल सेपरेबल वाला। ठीक है, वो समझ में आया? डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू या डी एक्स डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कोई भी टर्म ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें या तो केवल वाई हो या केवल एक्स हो, राइट? तो दोनों ही लीनियर वाले फॉर्म नहीं बनेंगे, और होमोजीनियस ये है नहीं। तो ये हो गई आपकी, आगे चलते हैं। चलो बताओ ये कैसे करेंगे। वेक्टर ए दिया है i प्लस जे प्लस के, ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट दिया है, ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, और हमें वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। हाँ, वैसे करोगे, 2 नंबर की है। कैन बी डू समथिंग बेटर? मुझे एक हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, वेक्टर ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट बी का स्क्वायर, उससे भी हो जाएगी फंक्शन। ठीक है, ये तो होता है वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, और कुछ 2 टाइम्स करके होता है, मुझे याद नहीं है। ये नहीं होता है, क्या होता है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर होता है शायद। केवल इतना? ये प्रॉब्लम आ चुकी है एनसीईआरटी में, पीडीएफ में भी होगी। ठीक है, दूसरा मेथड वही है, वेक्टर बी को आप b1 i प्लस b2 j प्लस b3 के मान लो, और प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। ओके, ये ठीक है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हो अगर आपको आता है तो। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, वेक्टर बी को क्या ले लोगे, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और ए क्रॉस बी निकाल के इसके इक्वल कर दोगे। 2 वेक्टर का भी इक्वल होते हैं जब आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के, जे कैप का जे कैप के, के कैप का के कैप के, और ऐसे ही यहां पे कर दोगे ए डॉट बी को 1 के इक्वल। ठीक है, तो लेकिन उस पर कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगी, है ना? और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल में किसी प्रैक्टिस पेपर में आई थी ये। करना चाहोगे ये? मतलब इसको अप्लाई करके करोगे, खत्म होगी तुरंत ही, राइट? ए क्रॉस बी का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वही डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इतना दिया है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी वेक्टर के स्क्वायर का मतलब उसका सेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब एक ही है दोनों का। याद आया वो किस में था, कहाँ पे? ये नहीं आता है किसमें था, मैं तो लिखा हुआ था कि रिजल्ट मुझे याद था, ये नहीं पता कौन से पेपर है किसमें। तो अगर याद नहीं है तो फिर दूसरे तरीके से कर ले, क्योंकि मैं उस पर नहीं रिलाई करना चाहूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम शायद हमने 2-3 बार करी है ये प्रॉब्लम, तो ये दोनों से कर लेता था, 2 मिनट लगे, है ना? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। दिस इज वेरी गुड प्रॉब्लम। कर लें इसको, चलो करिए, इसको कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसको अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलो ये निकालते हैं, वेक्टर ए क्रॉस पी क्या होता है ना? दिस इज इजी प्रॉब्लम, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया हमने। वेक्टर ए क्रॉस पी को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप, ये तो हो गया ए क्रॉस पी। ठीक है, स्क्वायर का मतलब तो बेसिकली, स्क्वायर का मतलब मैग्नीट्यूड,
इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, एंड किसी भी वेक्टर का सेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। तो ठीक है, तो सीधा लिखे दे रहा हूं, ये वैल्यू आपकी, चलो स्क्वायर कर देता हूं, प्लस ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर, और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1। तो केवल इतना बचा आपका, ठीक है। तो अब जब ये पता है तो आई थिंक तो कुछ है नहीं इसमें करने को, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, √3 आ रहा है, ए का मैग्नीट्यूड √3 है, तो बस यहाँ पे पुट कर देना है, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी कितना दिया हुआ है, जे माइनस के, और ए इसका मैग्नीट्यूड आया √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड √2 आया, ए डॉट बी की वैल्यू 1 दी हुई है, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड इज √3 का स्क्वायर, एंड ये निकालना ही है, तो लेकिन इसका आपको स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो ये कितना हो गया, 2 + 1 3, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आ गया 1, करेक्ट, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया कितना, 1, +-1 मत लिख देना गलती से, ओके, मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव। Question number 6. Let x be a random variable which assumes values x1, x2, x3, x4 such that probability of x equal to x1 का double is equal to 3 times probability of x equal to x2 equal to, तो इस वैल्यू को k ले लो, probability of x equal to x1 कितना मिला, k/2, x equal to x2 कितना मिला, k/3, probability of x equal to x3 is k, and probability of random variable x4 value लेगा, this probability is k/5. Find the probability distribution of x. तो probability distribution तो यही है, बस k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू कैसे निकालोगे, इन चारों प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1। अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो रैंडम वेरिएबल जो भी वैल्यूज ले रहा है उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा, करेक्ट। तो ऐड करके 1 कर दो, k मिल जाएगा, और k की वैल्यू वापस रख दो, तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5. वेक्टर a एंड वेक्टर b आर टू वेक्टर सच दैट वेक्टर a प्लस b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, और आपको ये प्रूव करना है वेक्टर a + 2b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a। और परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करते हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा के, राइट। निकालो जरा इनका डॉट प्रोडक्ट, है ना, तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं इनका, वेक्टर a + 2b का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a के साथ कितना हो जाएगा, a डॉट a + 2 टाइम्स b डॉट a, करेक्ट है ना, a डॉट b इज b डॉट a, वेक्टर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, अभी मैं वेक्टर बोल रहा था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना है, स्केलर प्रोडक्ट 0 दिखाना है, a डॉट a + 2 टाइम्स b डॉट a। अब सम हाउ इसको भी यूज करना है, राइट। इसको हम कैसे यूज करें, स्क्वायर कर दो, जब भी मैग्नीट्यूड दिया हो हम यही करते हैं,
और इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए प्लस बी का वेक्टर ए प्लस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, राइट। और ये हो गया वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। करो इसको सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डायरेक्ट, चलो कोई नहीं, प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, लिख दूं डायरेक्ट, ये ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए आएगा, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, ये स्केलर कैंसिल हो गए, और जो हमें चाहिए थी वैल्यू, देखो एग्जैक्टली यही वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कितनी आई, 0। डॉट प्रोडक्ट 0 आया है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, दे आर परपेंडिकुलर। ये प्रॉब्लम शायद की हुई है ना, ये मैंने टेस्ट में भी दी थी। If A and B are unit vectors and theta is the angle between them, then prove that sin theta by 2 equal to 1 by 2 magnitude of vector A minus vector B. A and B are unit vectors, इसका मतलब क्या हुआ, A का मैग्नीट्यूड 1 एंड B का मैग्नीट्यूड ये भी 1, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, then prove that sin theta by 2 equal to this। बताओ कैसे निकालें इसको, सक्षम, कैसे निकालें, हिंट यहीं पे छुपी हुई है। आप कहां पे स्टार्ट करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी के स्क्वायर से, ओके। और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का ए माइनस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, और ये कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, करेक्ट। ये वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर इज 1, ये भी 1 है, तो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस, इसको क्या लिख दिया, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और बीच के एंगल का साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। तो ये हो गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1 मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा। आंसर में साइन थीटा बाई 2 चाहिए, तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 1 तो हो जाएगा कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपको मिला 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। प्लस माइनस तो नहीं लगाना है, थीटा वेक्टर के बीच का चाहे एक्यूट एंगल हो चाहे ऑब्ट्यूस एंगल हो, थीटा बाई 2 90 से 0 एंड 90 के बीच में ही आएगा, है ना, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। तो साइन थीटा बाई 2 आपका क्या हो गया, यही प्रूव करना था 5, तो उधर ले जाओ, हाँ 2 को इधर ले जाओ एंड यू आर डन, ठीक है। ये एक बार देख लेना, एकदम से चमकता नहीं है, करना क्या है, तो आपको गोल पे ध्यान रखना है, और जब गोल पता है तो ऑब्वियसली समथिंग विल क्लिक फ्रॉम देयर ओनली, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी दिया हुआ था आंसर में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी से ही स्टार्ट किया, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का तो कुछ कर नहीं सकते, इसके स्क्वायर से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हमेशा ही करते रहे हैं, राइट, नथिंग स्पेशल विथ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, और 8A ये तो आपकी क्लासिक प्रॉब्लम है,
डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। ई पावर एक्स फाइन, क्या करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक बार फाइन कॉस बनेगा और फिर कॉस दोबारा फिर फाइन बन जाएगा, ठीक है। दो बार लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप लोग अटेम्प्ट करना चाहोगे? आंसर वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि निकालने के बाद चेक क्या करेंगे। हो जाएगा ना, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो। इसको फर्स्ट इसको सेकंड लोगे तब भी हो जाएगा ये। इसको फर्स्ट इसको सेकंड तब भी हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड इस टोटल का इंटीग्रेशन, है ना। तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम ही रहता है। तो अगर आपने सेकंड लिया तो दो बार इंटीग्रेट होके वापस साइन बन जाएगा, और अगर आपने इसको फर्स्ट लिया तो दो बार डिफरेंशिएट होके वापस आप साइन पे आ जाओगे, ठीक है। तो ईदर वे दिस विल वर्क। एंड नेक्स्ट आपकी है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको इंटीग्रेट करना है। और ये प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है, पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। ये दिस वन पार्शियल फ्रैक्शन है, या उसके भी नहीं हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर, केवल एक्स स्क्वायर को टी लो तो 2x टी एक्स डी टी हो जाएगा, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2 हो जाएगा ये। तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ कुछ करना पड़ेगा, एक ही बात है, कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लिया, 2x टी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन आपका फिर क्या रह जाएगा, 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2 एंड डी एक्स 2x टी एक्स इज डी टी, तो पूरा का पूरा ये डी टी हो गया। और पार्शियल फ्रैक्शन में भी ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, आई केस टी प्लस 1, है ना, दोनों ही लीनियर है, टी प्लस 2 माइनस करेंगे, सीधा सीधा हो गया, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। टी प्लस 2 माइनस ब्रैकेट टी प्लस 1, टी कैंसिल, 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है पार्शियल फ्रैक्शन में वो, तो आप सीधा भी लिख सकते हो, राइट। 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2 इक्वल टू दिस, इंटीग्रेट कर दो, तो लॉग इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस 1, मॉड लगाऊं या ना लगाऊं, अभी तो देख के लग रहा है लगा दो, लेकिन बाद में जब टी की वैल्यू रख दोगे तो फिर लगेगा कि जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट, टी की वैल्यू रख दो, टी वॉज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन देख के ही पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप मॉड को ड्रॉप भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे भी एक ये ध्यान में रखना, कई बार हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं लेकिन आंसर के टाइम पे ओरिजिनल वेरिएबल की जो सब्स्टिट्यूट किया उसकी वैल्यू वापस नहीं रखते, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये मिस्टेक नहीं हो रही है। और ये देखो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है 9th, इवेल्युएट दिस, P3 लगेगी, सॉल्व हो जाएगा, है ना। P3 कैसे लगाओगे, I इक्वल टू दिस A टू B एफ एक्स टी एक्स इक्वल टू A टू B एफ A प्लस B माइनस एक्स टी एक्स, ये होता है ना। लगा दो, यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3, एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 माइनस एक्स मीन 4 माइनस एक्स, तो रूट 4 माइनस एक्स
अपॉन √4 माइनस एक्स और प्लस √x dx। ये भी i इक्वल टू हो गया। अप्लाई करने के बाद ऐड करोगे तो 1 बन जाएगा। y इक्वल टू 1 2 3 ऐड करूं या दिख रहा है सीधा 1 बन जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, i इक्वल टू दिस, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर हो जाएगा √x प्लस √4 माइनस एक्स अपॉन √x प्लस √4 माइनस एक्स। 1 को इंटीग्रेट किया x एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 2i इक्वल टू 2, i की वैल्यू मिल गई 1। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3। अच्छा ये तो हट गया है सिलेबस से। ठीक है, तो 10th हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, प्लेन हमारे सिलेबस में नहीं है। ये सेक्शन सी 4 मार्क्स की प्रॉब्लम से ये देख लेते हैं। 11th, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू mod x माइनस 1 एंड y इक्वल टू 1 यूजिंग इंटीग्रेशन। mod x माइनस 1 का ग्राफ क्या दिखेगा? x माइनस, ये अंदर की वैल्यू कब जीरो हो रही है? 1 पे। x माइनस 1 इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल टू 1, तो 1 पे आपका v शेप बनेगा, 45 डिग्री एंगल इस तरफ एंड 45 लेफ्ट से भी। ये तो ग्राफ है आपका mod x माइनस 1 का। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड y इक्वल टू 1 लाइन। तो y इक्वल टू 1 लाइन हो गई ये। आई गेस ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? व्हाट इज दिस पॉइंट? x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू 1 मिलेगी, राइट? x 0 रखा, y की वैल्यू, तो ये पॉइंट ओवरलैप करेंगे, राइट? तो इस पॉइंट को a बोल दिया, b एंड c। पॉइंट a के कोऑर्डिनेट क्या है? 1,0। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट बता दो क्या आएंगे? पॉइंट बी देखो 1 के राइट में हो तो 1 के राइट में y इक्वल टू एक्स माइनस 1 होगा, राइट? एंड y इक्वल टू 1, इनको सॉल्व करोगे, y इक्वल टू 1 रखो तो x की वैल्यू 2y और x इक्वल टू 2 हो गया, y की वैल्यू 1 होगी, तो ये पॉइंट है 2,1। ओके। ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पता है, डिटरमिनेंट वाली में कहीं लिखा तो नहीं ना यूजिंग इंटीग्रेशन? अच्छा यूजिंग इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। चलो बताओ इंटीग्रेशन से कैसे निकालोगे इस एरिया को? और इंटीग्रेशन से पहले ऐसे ही मेरे को बता दो एरिया आएगा कितना? दिस लेंथ इज 2, बेस इज 2, हाइट इज 1। एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब 2 इंटू हाइट मीन्स 1, 1 स्क्वायर यूनिट आएगा ये एरिया। बताओ इंटीग्रेशन में कैसे करें इसको? एरिया निकालना है आपको। एक मिनट रुकना, कौन सा एरिया निकालना है? मैंने सही लिखा है ये, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन दिस एंड y इक्वल टू 1, मींस ऊपर वाला एरिया निकालना, राइट? दिस वन। और आंसर कितना आएगा? 1। इंटीग्रेशन पे कैसे करें ये बताओ मुझे। तो निकलेगा ये इस तरह से, इंटीग्रेशन से करना है ना। ये इंटीग्रेशन के थोड़े से साइड इफेक्ट है। इस पूरे एरिया को निकाल लें, नहीं पूरे एरिया को नहीं निकालते, ये तो रेक्टेंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल के एरिया से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, एक्स एक्सिस इन्वॉल्व हो गई, तो वाइड वाला एरिया जो है, इनको कुछ नाम दूं या समझ रहे हो?
वाइड वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया मीन्स 0 to 1 y dx, राइट, पहले मैं लिख देता हूं y dx प्लस 1 से 2 y dx। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया। अब यहां पे y की वैल्यू क्या है, व्हाट इज दिस लाइन, इस लाइन पे y की वैल्यू बताओ, y इक्वल टू माइनस क्या था, x माइनस 1। ठीक है, 1 के लेफ्ट में हो तो y विल बी माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा 0 to 1 माइनस एक्स माइनस 1 dx 0 to 1 प्लस, और इधर पे हो जाएगा y की वैल्यू x प्लस 1। ठीक है, ये 1 के राइट में हो तो दिस लाइन इज y इक्वल टू x प्लस 1 एंड दिस लाइन इज y इक्वल टू माइनस एक्स, सॉरी ये x माइनस 1 था, है ना, माइनस एक्स माइनस 1, या इसको 1 माइनस एक्स लिख सकते हो, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। निकाल लो, मेरे ख्याल से 1/2 ये आएगा, 1/2 दूसरा वाला आएगा, सिमेट्री दिख रही नहीं, 1/2 पूरा एरिया कितना आएगा इसका 2, पूरा एरिया आएगा, दिस इज 2 दिस इज 1, तो 2 रेक्टेंगल का एरिया 2 है, तो ये 1/2 इधर से 1/2 इधर से आएगा, 1 यूनिट ये आएगा। देख लो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको 1 मिल रही होगी, तो है ना, एक निकालूंगा दूसरा नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस 1 माइनस एक्स है तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 0 to 1, तो 1 माइनस 1/2 कितना आया 1/2, ये वाला भी 1/2 आएगा, तो 1/2 प्लस 1/2, तो दिस एरिया आपका हो जाएगा 1, और ऊपर वाला एरिया और हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया माइनस दिस एरिया, रेक्टेंगल का एरिया माइनस दिस एरिया, रेक्टेंगल का ऐसे ही निकाल दो, साइड पता है, एक जगह इंटीग्रेट कर लिया। अब इसको भी करना है तो भाई ऐसे कर लो, इंटीग्रेशन और y इज 1, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा y dx और x इक्वल टू 0 to 2, और y की वैल्यू 1 है तो 1 0 to 2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 2, यहाँ भी लगा दो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऊपर वाला एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया, ये भी इंटीग्रेशन पे निकाला है, माइनस इन दोनों ट्राइंगल का एरिया, ये भी इंटीग्रेशन पे निकाला है। ठीक है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आप एरिया किसी दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो तो उसको वेरीफाई करने के लिए यूज जरूर कर लो। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में यू डोंट नो कि जो आंसर आया है वो सही आया है या नहीं। ओके, तो चलो ये हो गया आपका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, y माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 10x dy, और यहीं पे मुझे हिंट मिल रही है, y का मुझे एक टर्म दिख रहा है, तो ये dy dx प्लस py इक्वल टू क्यू फॉर्म की लीनियर इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी, इस टर्म को राइट में ले जाओ, समझ में आ जाएगा, y माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस 10x dy, dx को इधर ले आओ तो dy dx आपको क्या मिला, dy dx इक्वल टू y माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस 10x, डिवाइड कर दो तो माइनस 1 अपॉन 10x इंटू वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। ठीक है, इसको लेफ्ट में ले जाओ तो dy dx प्लस 1 अपॉन 10x को cot x लिख दूं, cot x
इंटू वाई इक्वल टू फाइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा, फाइन स्क्वायर एक्स, एक्स का मतलब हुआ ये हो जाएगा फाइन एक्स कॉफ एक्स है ना, फाइन एक्स इंटू फाइन एक्स अपॉन फाइन एक्स, तो फाइन एक्स कॉफ एक्स इतना रह जाएगा, और डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। आ गई टाइप 1 फॉर्म 1 जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो वाला बन गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे कितना आएगा, e टू द पावर कॉट एक्स को इंटीग्रेट करोगे, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग फाइन एक्स, तो e टू द पावर लॉग फाइन एक्स, और ये कितना रह गया फाइन एक्स। अब इसका सॉल्यूशन लिख देना है, सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन y इंटू फाइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q मीन्स फाइन एक्स कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स फाइन एक्स dx, और यहां पे कॉस एक्स टी ले लो, राइट हैंड साइड इंटीग्रेट हो जाएंगे। कॉस एक्स टी लोगे या फाइन एक्स टी ले लो, फाइन एक्स टी ले लो, फाइन एक्स टी लोगे तो टी स्क्वायर रह जाएगा, कॉस एक्स टी एक्स टी टी हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू अपॉन 3 हो जाएगा, लेकिन उससे जल्दी हो जाएगा, एक लाइन बच जाएगी है ना, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है फाइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, तो फाइन एक्स इक्वल टू टी रखोगे, कॉस एक्स टी एक्स टी टी हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर डी टी बचेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यू बाई 3 मीन्स टी की वैल्यू वापस रख दो, फाइन एक्स पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये एक बार वो देख लो हाउ टू रिकॉग्नाइज इट, द वे y का केवल एक टर्म दिख रहा था, x का केवल एक टर्म दिखता तो dx dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू फॉर्म की बनती लीनियर, वेरिएबल सेपरेबल काम नहीं करेगा और होमोजीनियस ये है नहीं, वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाओगे, अगर आप ट्राई करना चाहो तो नहीं होंगे सेपरेट। ओके, और दिस इज होमोजीनियस, समझ में क्या होगा देख के बी पार्ट। अरे भाई डी वाई डी एक्स निकालो, कितना आया, डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, न्यूमरेटर में एक्स एंड जितने भी टर्म है एक ही टर्म है, एक्स एंड वाई की पावर का सम कितना है 3, और डिनोमिनेटर में भी हर टर्म में एक्स एंड वाई की पावर का सम कितना है 3, 3 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, लैम्डा करके जब लिखोगे लैम्डा पावर 3 अपॉन लैम्डा पावर 3, लैम्डा पावर 0 बचेगा, तो राइट हैंड साइड इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, ये इसको दिखाऊंगा अलग से, होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, एक बार देख लो है ना, एफ एक्स वाई राइट हैंड साइड को बोल दिया मैंने, होमोजीनियस फंक्शन भी पूछा जा सकता है, तो क्या करना है, एक्स के प्लेस पे लैम्डा एक्स, वाई के प्लेस पे लैम्डा वाई रखोगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स क्यूब प्लस लैम्डा वाई क्यूब, ऊपर फिर लैम्डा क्यूब कॉमन आया, कॉमन क्या एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर वाई, और नीचे फिर लैम्डा क्यूब कॉमन आ जाएगा, बचेगा ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये हो गया लैम्डा पावर 3 3 कैंसिल हो गए, पीस लैम्डा पावर 0, और जो बचा हुआ है दैट इज एफ एक्स वाई। इसका मतलब दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, और डी वाई डी एक्स इक्वल टू ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 को ही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब करने की बजाय सीधा देखो, ऊपर भी हर टर्म में एक्स एंड वाई की पावर का सम 3 आ रहा है, नीचे भी 3 आ रहा है, मैं बेसिकली बैकग्राउंड में ये कैलकुलेशन चल रही है, और 3 अपॉन 3 तो लैम्डा पावर 3 माइनस 3 0 बनेगा। ठीक है, अब तो सॉल्व करना आता ही है आपको, y इक्वल टू वी एक्स रख के सॉल्व कर लोगे, कहीं दिक्कत आएगी, आई डोंट थिंक कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि ये पावर 3 दिख जरूर रही है, लेकिन y इक्वल टू बी एक्स रखोगे x पावर 3 हो जाएगा कैंसिल, नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स क्यूब, करें सॉल्व या छोड़ दूं,
है ना, हो जाएगी आगे। ओके, 13, there are two boxes, namely box 1, box 2, इसको उसमें कर लेते हैं। There are two boxes, box 1 and box 2. Box 1 contains 3 red and 6 black balls. बना लेते हैं बॉक्स 1 क्या है, इसमें 3 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। बॉक्स 2 में क्या है, बॉक्स 2 5 रेड and 5 black balls. One of the two boxes is selected at random. ठीक है, one of the two boxes is selected at random and a ball is drawn at random. और एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट ये पूरा है आपका, इन दो बॉक्स में से एक बॉक्स सिलेक्ट करना और उसमें से एक बॉल निकालना। द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया और बॉल निकाली, क्या मिली हमें, रेड। तो दिस इज गिवन। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये बॉल कहां से आई है, बॉक्स 2 से। तो ये बेस थ्योरम का क्लासिक केस है, राइट। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो दिया हुआ है उसको ए बोल दिया, तो ए इज बॉल ड्रॉन इज रेड। और जो आपका पार्टीशन बनेगा, पार्टीशन में दो इवेंट्स होंगी, E1 E2, क्योंकि आपके पास दो बॉक्स है, या तो आपने बॉल को बॉक्स 1 से निकाला होगा और या फिर बॉक्स 2 से। देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी। तो इस पे क्या लिखोगे, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, बॉक्स 1, और E2 क्या हो गया, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल कम्स आउट फ्रॉम बॉक्स 2। बॉक्स 2 का मतलब E2। हमसे पूछा गया है P ऑफ E2 गिवन ए क्या होगा। प्रोबेबिलिटी कि बॉक्स 2 से बॉल निकाली गई है, गिवन बॉल क्या है आपकी, रेड। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो P ऑफ E2 गिवन ए क्या हो जाएगा, P ऑफ E2, P ऑफ ए गिवन E2, और कितनी, दो इवेंट है टोटल, तो P E1 P E2। यहां पे P ऑफ ए गिवन E1 और यहां पे P ऑफ ए गिवन E2। तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी, जिनकी भी रिक्वायरमेंट है। P ऑफ E1 कितना होगा, बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड एंड बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड। ये भी 1/2, ये भी 1/2, क्योंकि रैंडम वर्ड लिखा हुआ था, दो ही बॉक्स है, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट किया जा सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी 50-50। अब बात आती है P ऑफ ए गिवन E1 क्या होगा। P ऑफ ए गिवन E1 का मतलब, गिवन E1 मीन बॉक्स बॉल आप बॉक्स 1 से निकाल रहे हो और प्रोबेबिलिटी है किसकी, रेड। तो बेसिकली बॉक्स 1 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, बॉक्स 1 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/9। तो ये वैल्यू हो गई 3/9। एंड दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है P ऑफ ए गिवन E2, ये हो जाएगी, यहां से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/10, है ना। तो रख दो ये वैल्यूज यहां पे, तो P ऑफ E2 मीन 1/2 इंटू
P of A given E2 is 5/10 upon P of E1 1/2, P of A given E1 3/9 प्लस 1/2 इंटू 5/10। तो 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, राइट। और इसको भी सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। ऊपर 5/10 का मतलब हुआ 1/2, नीचे ये हुआ 1/3 प्लस 1/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 + 3 मीन 5/6, राइट। और ये हो जाएगा 1 × 6 अपॉन 2 × 5 मीन 6/10 या 3/5। अगर मैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा था। अगर मैं ये निकालूं, कैन यू गेस ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? वैसे तो फॉर्मूले में रख के निकाल ही लोगे, 2/5, है ना, क्योंकि अगर बॉल रेड निकली है डेफिनेटली या तो वो बॉक्स 1 पे निकली होगी या बॉक्स 2 से। तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा? 1। ठीक है, फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हो। फॉर्मूले में रख के निकालोगे तो क्या फर्क आएगा? ऊपर हो जाएगा या 1/3 है। ठीक है, तो दूसरा आप मतलब इन केस अगर पूछा जाता तो फिर ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते थे। ठीक है, चलो और चलते हैं आगे। तो अब आती हैं केस स्टडीज। और केस स्टडीज जैसा कि हम 2 पेज में ब्रेक है क्या? ये क्या हुआ? अच्छा ठीक है, ओके, 2 ही प्रॉब्लम है इसमें। केस स्टडीज, ठीक है, जैसे करते हैं उसी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस। ओके, पता नहीं चला कौन सी लाइन है, लेकिन इतना पता चल गया कि कहाँ की प्रॉब्लम है। एंड फाइंड द पॉइंट एट विच द मोटरसाइकिल मे कोलाइड। फाइंड द पॉइंट एट विच द मोटरसाइकिल मे कोलाइड। अब आ जाते हैं, ये ठीक से नहीं दिख रहा है, इसको वो चेंज करूं? ठीक है, 2 मोटरसाइकिल हैं। 2 motorcycles A and B are running at the speed more than allowed speed on the road represented by these lines। पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। ठीक है, रोड का मतलब एक लाइन ही होती है। तो पहली मोटर बाइक जो है इस लाइन पे रन कर रही है और दूसरी जो है वो इस लाइन पे है। इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। इजी प्रॉब्लम है, अभी आते हैं उस पे। और इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। पॉइंट एट विच द मोटरसाइकिल मे कोलाइड। तो जब एक इस रोड पे जा रही है, एक रोड पे जा रही है, तो ओनली पॉइंट ऑफ कोलिजन इज, अगर हुआ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और तो नहीं है ना, अलग अलग रास्ते पे है, केवल इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही कोलाइड कर सकती हैं। तो बात आती है इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, राइट। और फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहली लाइन है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A1। ठीक है, मैं इनको नहीं सीधा कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, प्लस लैम्डा B1। और दूसरी लाइन है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर B2। तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, ST इक्वल टू, याद है फॉर्मूला, A2 - A1, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे किसके साथ, B1 क्रॉस B2। इसको मैं लेफ्ट में लिखता था, वही लिख लेते हैं, लेट्स नॉट वायलेट दिस। B1 क्रॉस B2, ठीक है,
फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि बाद में मॉड ले लोगे, का डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1, है ना, इस तरीके से हमने याद किया हुआ था, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। वैसे इस फॉर्मूले को ब्लाइंडली मत लिख देना, पहले एक बार चेक कर लेना कहीं लाइन ये पैरेलल तो नहीं है। इस केस में तो पैरेलल नहीं होगी, क्योंकि जो लिखा हुआ है केस स्टडी में, अगर पैरेलल है तो ऑब्वियसली दे विल नेवर कोलाइड, राइट। तो ऑब्वियसली दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, कॉन्टेक्स्ट से ही पता चल रहा है, नहीं तो दिस इज पैरेलल टू I प्लस 2j माइनस k एंड दिस इज पैरेलल टू 2I प्लस j प्लस k। तो इनके डायरेक्शन नंबर्स जो हैं या डायरेक्शन रेशियोज सेम रेशियो में नहीं है, तो दे आर नॉट पैरेलल। रेशियो क्या आ रहा है, 1/2, 2/1 एंड -1/1, ये वैल्यूज इक्वल नहीं है, ठीक है। हाँ सॉरी, सेम रेशियो में नहीं है, राइट। A1 B1 C1 ये पहली लाइन के डायरेक्शन नंबर हैं, A2 B2 C2 ये दूसरी लाइन के हैं। लाइन पैरेलल कब होती हैं, व्हेन A1/B1 इक्वल टू A2/B2 इक्वल टू A3/B3। पैरेलल कब होती है, व्हेन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, है ना। तो B1 क्रॉस B2 निकाल लोगे इन दोनों, तो हमारा क्या आ गया, वेक्टर A1 कितना है 0, पहली लाइन। वेक्टर B1 कितना है I प्लस 2j माइनस k। वेक्टर A2 कितना है 3I प्लस 3j, एंड वेक्टर B2 कितना है 2I प्लस j प्लस k। आई थिंक फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है, निकालू कर लोगे, राइट। है ना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस B1 क्रॉस B2 वाला स्टेप थोड़ा टाइम लेता है। डॉट प्रोडक्ट इज ट्रिविया। अब आते हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या होगा, इन दोनों को इक्वल कर देना है, और तो कुछ करना नहीं है। इंटरसेक्शन पॉइंट पे वेक्टर आर दोनों ही इक्वेशन के लिए इक्वल होगा, राइट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या करोगे, कार्टेशियन में चेंज करके करने की जरूरत नहीं है। जब आप इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों ही मोटरसाइकिल आएंगी, इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों ही मोटरसाइकिल का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, फिर वेक्टर आर की वैल्यू को इक्वल कर देना है। मीन्स लैम्डा इंटू I प्लस 2j माइनस k इक्वल टू 3I प्लस 3j प्लस म्यू टाइम्स 2I प्लस j प्लस k, करेक्ट। आई जे के कोफिशिएंट राइट में थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, लेफ्ट में क्या है लैम्डा इंटू I प्लस 2 लैम्डा इंटू j प्लस माइनस लैम्डा इंटू k। अगला स्टेप हमारा क्या है, दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, जे कैप का जे कैप के एंड के कैप का के कैप के। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 म्यू इंटू आई कैप प्लस 3 प्लस म्यू इंटू जे कैप, और इधर तो के है नहीं तो प्लस म्यू इंटू के कैप। क्या मिला, 3 प्लस 2 म्यू किसके इक्वल मिला, लैम्डा के, एंड 3 प्लस म्यू ये किसके इक्वल मिला 2 लैम्डा, एंड म्यू की वैल्यू किसके इक्वल मिली माइनस लैम्डा के। तो बता दो इसका सॉल्यूशन क्या आया, म्यू के प्लेस पे माइनस लैम्डा यहां रखोगे तो 3 लैम्डा इक्वल टू 3, लैम्डा की वैल्यू 1 मिली और म्यू की वैल्यू -1 मिली, ठीक है। एक बार चेक कर लेना ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं, क्योंकि मैंने किन्हीं दो को नहीं पकड़ा है, मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ कर लिया है। क्या ये सेटिस्फाई हो रही है, 3 प्लस 2 म्यू इक्वल टू लैम्डा, 3 प्लस तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रही है, ये 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 ये भी सेटिस्फाई हो रही है, एंड ये भी हो रही है, राइट। क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती थी कि इनका सॉल्यूशन नहीं आता,
किन्हीं दो से लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल के तीसरे में रखते हो, पता चलता है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब ये लाइन कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कभी कोलिजन नहीं होगा। ओके, तो देखना तीनों में जरूरी था। तो ठीक है, तो इसका मतलब, और पूछा क्या गया था, फाइंड द पॉइंट एट विच द मोटरसाइकिल मे कोलाइड। तो या तो लैम्डा की वैल्यू 1 यहां पे रख दो, और या फिर म्यू की वैल्यू यहां रख दो। तो ऑब्वियसली हम लैम्डा की वैल्यू यहां रखना चाहेंगे। तो यहां से हमें क्या मिला, किस पॉइंट पे कोलाइड करेंगी, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 1 इंटू आई प्लस 2j माइनस के, मीन्स आई प्लस 2j माइनस के। ठीक है, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो 1, 2, -1, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, कितनी, एक और होगी स्टडी, छोटा पेपर है ना। 2 पेपर बनता था। अच्छा हाँ, याद है, ये तो दिख ही नहीं रहा है क्या है। एक ही केस स्टडी थी क्या, आई थिंक एक ही केस स्टडी थी। नीचे कुछ है, ये तो ब्लैंक ब्लैंक है या कुछ और है ये। वही है सर, ये इमेज तो वही वाली है, उसी की बैक साइड से स्कैन हुआ है। अच्छा, स्कैन करने में कुछ मिस्टेक करी है। सर मार्क कैलकुलेट कर लो कितने हो गए, 40 नंबर होना चाहिए। अरे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, वो इतना ही है तो इतना ही है, वो लास्ट पेज यूजुअली ब्लैंक होता है। एक बार मैं थीम चेंज करके चेक कर लेता हूँ। वो स्कैन करने में कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है नहीं, कुछ नहीं है, वो सेम ही है। लास्ट पेज यूजुअली इनका ब्लैंक होता है। ठीक है, फिर यहीं पे ब्रेक लें, क्या करें। हाँ, परसों, आज क्या है, थर्सडे, सैटरडे, टाइम 11। ओके, कर लो, अच्छे से तैयार कर लो, सारे प्रैक्टिस पेपर देख लेना, और बोर्ड वाले पेपर्स तो देख ही चुके हो, और डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना टाइम है। ठीक है, इन केस एनसीईआरटी अगर रिवाइज करना चाह रहे हो तो एग्जाम्पल रिवाइज कर लो, या फिर पीडीएफ की प्रॉब्लम देख लो, है ना। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम देखने का कोई मतलब नहीं। ओके, चलो ठीक है फिर।